बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था? तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था ना। और उसमें हमने क्या क्या समझा था? उसमें हमने समझा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की कौन कौन सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती। और हमने क्या समझा था? और हमने समझा था डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये सारी बातें तो हमने बहुत अच्छे से अपने पिछली क्लासेस में समझ ही ली है। तो अगर आपने वो सारी क्लासेस मिस कर दी है तो आप क्या करोगे? मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर लेना। ठीक, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में भी हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में ही समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, तो इसको कवर करने के लिए हमें बहुत सारी क्लासेस की जरूरत है कि हम बहुत सारी क्लासेस में इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे? आज की क्लास में हम सबसे पहले कवर करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और लास्ट में यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ये क्या बात हुई? तो इसको समझने से पहले हम अपनी पिछली क्लासेस में एक बार फिर से, पिछली क्लासेस में जो हमने पढ़ा था उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। उसमें हमने क्या समझा था? उसमें हमने समझा था कि मेटल्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, है ना। मेटल्स के एग्जाम्पल समझे थे, और वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, निकल है, लेड है, और जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जिनके बारे में हमने समझा था। तो आप सोचोगे कि मैं ये बातें यहाँ पे क्यों बता रही हूँ? ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मतलब हमको मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में समझना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये समझना है कि कौन सा मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होता है। तो ये सारी चीजें को समझने के लिए हमको इस रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में समझना पड़ता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है? तो रिएक्टिविटी सीरीज को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो ये तो हमने डिफाइन कर दिया, ये तो हमने समझ लिया कि रिएक्टिविटी सीरीज किसे कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उन्हें रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रखा जाता है, और जो मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं उन्हें रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे रखा जाता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप यहाँ पर ये रिएक्टिविटी सीरीज को देख लो। ये किसकी है? ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है। और इसमें सबसे पहले क्या है? इसमें सबसे पहले है पोटेशियम, देन सोडियम, देन बेरियम, देन कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, देन निकल, देन टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और लास्ट में गोल्ड। अब ये क्या है? आप तो देख रहे हो ये सारे सिंबल्स हैं। तो इनके नाम क्या है जो मैंने अभी आपको बताया कि पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं? के से सोडियम को, Na से बेरियम को, Ba से कैल्शियम को, Ca से मैग्नीशियम को, Mg से एल्यूमिनियम को, Al से जिंक को, Zn से आयरन को, Fe से एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये आपको नाम और मेटल्स के नाम और उनके सिंबल्स को याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट्स, जो मेटल्स के नाम होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो हम केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं? उनके सिंबल्स को यूज करते हैं। तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से मेटल का कौन सा सिंबल है। जैसे आयरन का सिंबल क्या है? Fe, गोल्ड का सिंबल क्या है? Au, सिल्वर का क्या है? Ag, मरकरी का Hg। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने क्या किया? सारे एलिमेंट्स, सारे जो मेटल्स हैं उनको क्या किया? उनका एक सिंबल प्रोवाइड कर दिया, उनको एक सिंबल प्रोवाइड कर दिया। एक्चुअल में सारे एलिमेंट्स को ही एक सिंबल प्रोवाइड किया। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, और इस सीरीज को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में एक एक्सेप्शन भी है, वो मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में भी बताया था। आपको याद है वो कौन सा एक्सेप्शन है? बताओ। तो वो कौन सा एक्सेप्शन है? वो है हाइड्रोजन। कहां पे है ये? हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन इसको हमने कहाँ रखा? इसको हमने मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में रखा है। और ये क्यों रखा है? अब आप ये क्वेश्चन पूछोगे ये क्यों रखा है? क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो क्या है? वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और ये बात भी मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाई थी। तो यहाँ पर एक चीज आपको मैं और अच्छे से समझाती हूँ। वो क्या है? वो ये है कि कोई भी मेटल, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जो पोटेशियम है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है,
मतलब वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप ये पूछोगे ये क्यों है, पोटेशियम जो है वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव क्यों है ना। अभी तो हमने बस ये समझा कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, बेरियम जो सोडियम है वो बेरियम से ज्यादा रिएक्टिव है, जो कैल्शियम है वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये तो हमें पता है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, ये क्वेश्चन तो हो सकता है ना, ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। तो ये ज्यादा रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें ज्यादा टेंडेंसी है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन को ये आराम से दे देते हैं अपने अंदर से। तो जो मेटल जितने आराम से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को दे देगा उसे हम क्या कहेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मतलब जो ये पोटेशियम है ये बहुत आराम से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ। इससे कम सोडियम हुआ, इससे कम बेरियम हुआ और सो ऑन। तो समझ में आया कि क्या मतलब है कि जो मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, मतलब वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से दे देगा, जिसके अंदर ये टेंडेंसी होगी कि वो जितना ज्यादा अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को दे दे तो वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर, मतलब कि जो मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये बात समझ में आई। ये बात थोड़ी हायर क्लासेस की है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि आप ये, अगर आपको ये आपके मन में क्वेश्चन आए कि ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, तो इसका आंसर अब आपको मिल गया। इसका आंसर ये है कि जो मेटल जितने आराम से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से दे देता है, लूज कर देता है, वो उतना ज्यादा ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या है ये तो मैंने आपको बताया था, जो एटम का स्ट्रक्चर मैंने हल्का फुल्का आपको बताया था ना कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि एटम के स्ट्रक्चर में किसी भी जो एलिमेंट है उसका सबसे छोटा पार्ट क्या है, एटम है। मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, एटम होता है। तो एटम के अंदर क्या होता है, बीच में, एटम के बीच में अगर एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और एटम के चारों तरफ उसके जो चक्कर लगाता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और वो नेगेटिव पार्टिकल होता है। तो जब कोई भी एलिमेंट लूज करता है तो वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि जो मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था कि हाइड्रोजन को क्यों रखा गया, जो हाइड्रोजन नॉन मेटल है फिर भी इसको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में रखा गया। वो क्यों रखा गया, वो इसलिए रखा गया क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल में। समझ में आ गया। तो ये हो गई हमारी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जिसे आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम समझेंगे कि ये क्या चीज होती है। ठीक है। तो इसको समझने से पहले हमने ये तो समझ ही ली रिएक्टिविटी सीरीज की, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम किसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में कोई दूसरा मेटल डालते हैं, क्लियर, ध्यान से समझना इसको, कि जब हम किसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में कोई दूसरा मेटल डालते हैं तो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, वो कम रिएक्टिव मेटल को उस जगह से हटा देता है, मतलब डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह वो खुद आ जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाती हूँ। कैसे, जैसे मान लो ये एग्जांपल है, इसमें क्या है, Fe मतलब आयरन, किससे रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट से। और क्या बन रहा है यहाँ पर, आयरन सल्फेट और कॉपर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, मतलब ये कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, तो मान लो आपने एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, लाइट ब्लू कलर का होता है, और उसमें आपने क्या किया, आयरन की एक नेल डाल दी, मतलब आयरन की एक कील डाल दी उसके अंदर। तो थोड़ी देर बाद जब आप आयरन की नेल को बाहर निकालोगे तो आप क्या देखोगे कि उसमें एक रेड कलर का डिपॉजिट हो गया है, किस पे, आयरन की नेल के ऊपर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आयरन जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला गया तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे खुद जाके बैठ गया। क्या किया, वो कॉपर को उसने रिप्लेस किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और आयरन जाके सल्फेट से जुड़ गया और कॉपर को अलग कर दिया। तो
ये क्या हुआ, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसमें हुआ क्या, उसमें ये हुआ कि आयरन जो था वो ज्यादा रिएक्टिव था और कॉपर कम रिएक्टिव था। तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल ने कम रिएक्टिव मेटल को हटा दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया और कम रिएक्टिव मेटल को बाहर कर दिया। यही तो बात हुई है ना। देखो इसमें, इस सीरीज में देखो आयरन क्या है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कहाँ है, एकदम नीचे, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो मेटल्स है उनका जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। क्लियर। तो इसमें क्या था, आयरन ने कॉपर सल्फेट में से आयरन ज्यादा रिएक्टिव था, कॉपर सल्फेट कम रिएक्टिव था। तो इसमें क्या, कॉपर कम रिएक्टिव था, तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटाया और सल्फेट से खुद जुड़ गया और कॉपर को अलग कर दिया। तो ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब आपको समझ में आया कि हमने क्यों रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा, क्यों हमने ये समझा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम में है, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ना था। जब हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो हमें ये जानना था कि ऐसा डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है। तो जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए तब ये समझ में आया कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कम रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं और खुद उस जगह पे आके जुड़ जाते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से जब जुड़ा, ठीक है, मैग्नीशियम को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला गया तो क्या हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट बना और कॉपर अलग हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ भी मैग्नीशियम ऊपर है और कॉपर नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। इसी तरीके से जिंक को जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का। तो जब हमने जिंक डाला इसमें तो क्या बना, जिंक सल्फेट, मतलब कलरलेस सॉल्यूशन बन गया और रेड कलर का कॉपर जो था वो अलग से नीचे डिपॉजिट हो गया। समझ में आया, क्यों, क्योंकि जिंक भी जो है वो कॉपर से ऊपर है, तो कॉपर कम रिएक्टिव है और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। ये बात समझ में आई। क्या होता है कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का है, जब उसमें हम जिंक डालते हैं तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो गया और कलरलेस सॉल्यूशन हमें मिल गया और नीचे उसमें क्या हुआ, कॉपर का रेड प्रेसिपिटेट बन गया या रेड कॉपर जो है नीचे डिपॉजिट हो गया। इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद सल्फेट से जाके जुड़ गया और कॉपर को अलग कर दिया, जो रेड कलर का एक कॉपर बन गया। तो ये बात अब आपको समझ में आई इन रिएक्शन से कि क्या हुआ कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर। अब इसी तरीके से लास्ट एक और समझ लेते हैं। कॉपर को जब हमने सिल्वर नाइट्रेट, ये Ag क्या है, सिल्वर नाइट्रेट से जब हमने रिएक्ट कराया तो हमारे पास क्या मिला, कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर अलग हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे देखो इन तीनों रिएक्शन से ये अलग है। यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर जो था उसने क्या किया, सिल्वर को अलग कर दिया और खुद नाइट्रेट से जुड़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और सिल्वर जो है वो नीचे है। इसका मतलब कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है और सिल्वर जो है वो कम रिएक्टिव मेटल है। तभी तो ऊपर के तीनों रिएक्शन में क्या हो रहा था, कॉपर अलग हो रहा था, लेकिन नीचे वाले रिएक्शन में क्या हुआ, सिल्वर अलग हो गया। इसका मतलब सिल्वर जो था वो कम रिएक्टिव था और कॉपर जो था वो ज्यादा रिएक्टिव था। क्लियर। तो अब मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कम रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं और उनकी जगह पे जाके खुद जुड़ जाते हैं। क्लियर। तो ये हमने समझ लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में। अब हम समझेंगे लास्ट टॉपिक के बारे में। तो लास्ट टॉपिक क्या है, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में हम समझेंगे, कुछ यूजेस के बारे में, क्योंकि इनके तो बहुत सारे यूजेस हैं तो इनको तो हम कवर करेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ कुछ यूजेस के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम मेटल जैसे सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। गोल्ड, AU क्या है, गोल्ड। तो गोल्ड के यूजेस तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि गोल्ड का क्या होता है, ऑर्नामेंट बनते हैं, है ना, ज्वेलरीज बनती है गोल्ड की, गोल्ड के कॉइन बनते हैं, गोल्ड के नेकलेसेस बनते हैं, इयररिंग्स बनते हैं। तो ये तो गोल्ड का यूज हो गया। फिर इसी तरीके से सिल्वर, तो सिल्वर के भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, सिल्वर की पॉलिशिंग की जाती है। मिरर पे पहले सिल्वर की पॉलिशिंग होती थी, है ना, तो ऐसे सिल्वर के। फिर इसी तरीके से आयरन का तो यूज आपको सबको पता है। आयरन को यूज किया जाता है बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में, रेलवेज में, कंस्ट्रक्शंस में और बहुत जगह आयरन का यूज किया जाता है। आयरन के यूटेंसिल्स होते हैं ना। इसी तरीके से कॉपर का वायर होता है, कॉपर के वायर होते हैं ना,
पता है ना कि जो भी घरों में वायरिंग होती है वो किसकी होती है, कॉपर की होती है। कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, कॉपर के बर्तन होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, तो ये कॉपर का यूज हो गया। और जिंक का यूज किया जाता है। जिंक क्या होता है, जिंक भी मेटल है, तो जिंक को क्या किया जाता है, आयरन के ऊपर उसकी कोटिंग कर दी जाती है जिससे आयरन की रस्टिंग ना हो, है ना, जिंक का यूज किया जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे यूज हैं जिंक के जो आपको याद करने पड़ेंगे। इसी तरीके से और कौन कौन से मेटल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के भी हम बर्तन यूज करते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, एल्यूमिनियम की वायरिंग की जाती है, एल्यूमिनियम के वायर बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल की तरह यूज की जाती है जो फूड रैप में। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं इन मेटल्स के, ठीक है। और अब नॉन मेटल जैसे सल्फर क्या है, जैसे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, ये क्या है, सल्फर है, तो इनको स्प्रे के लिए यूज किया जाता है सल्फर को। और क्या यूज किया जाता है, और जैसे सल्फर को हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, है ना, तो इस तरीके से सल्फर का यूज है। और हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, हाइड्रोजन को अमोनिया बनाने में यूज किया जाता है, जिसे बाद में जाके हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर बनाने में यूज करते हैं। अमोनिया का फर्दर यूज हम फर्टिलाइजर बनाने में करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे नॉन मेटल्स है, जैसे फास्फोरस का यूज किसमें किया जाता है, मैच बॉक्स में, है ना, माचिस को बनाने में फास्फोरस का यूज किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस है। जैसे कार्बन का एलेक्ट्रोपिक फॉर्म कौन सा है, डायमंड है, ग्रेफाइट है। तो डायमंड तो आपको पता ही है कि ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है। ग्रेफाइट का यूज क्या होता है, ग्रेफाइट का लेड बनाने में यूज किया जाता है ना, जो पेंसिल्स के लेड होती है तो क्या ग्रेफाइट यूज करते हैं उसको। तो इस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स के बहुत सारे यूजेस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपके कोई क्वेश्चंस है या क्वेरीज है तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। और आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है ना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।